2012 के पतन में कोच मार्क रेनॉल्ड्स के पास वह सब कुछ दिखाई दिया जो वह कभी भी चाहते थे। 45 साल की उम्र में उन्होंने रैले कम्युनिटी कॉलेज बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में एक सम्मानजनक कैरियर बनाने में लगभग 2 दशक बिताए थे। उत्तरी कैरोलिना के रैले के हलचल भरे दिल में स्थित कॉलेज शीर्ष स्तरीय एथलीटों के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन मार्क के मार्गदर्शन में टीम एक स्थानीय बिजली घर बन गई थी। उन्हें अपने साथियों द्वारा अच्छी तरह से सम्मानित किया गया था और उनके खिलाड़ियों ने उनके समर्पण और खेल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा की थी। एक कोच के रूप में मार्क की प्रतिष्ठा कच्ची प्रतिभा को विकसित करने और औसत खिलाड़ियों को दुर्जेय प्रतियोगियों में बदलने की उनकी क्षमता पर बनाई गई थी। मार्क के निजी जीवन ने उनकी व्यावसायिक सफलता को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने करेन से शादी की थी, जो एक 42 वर्षीय स्कूल मनोवैज्ञानिक थी जो अपने छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण और समर्पण के लिए जानी जाती थी। दंपति का एक बेटा जैकब एक 16 वर्षीय था, जिसने अपने पिता के विपरीत खेल में बहुत कम रुचि दिखाई। इसके बजाय जैकब ने अपना अधिकांश समय कंप्यूटर गेम की डिजिटल दुनिया में तल्लीन किया, एक ऐसा शौक जिसे मार्क ने समझने के लिए संघर्ष किया लेकिन अंततः सहन किया। रेनॉल्ड्स परिवार रैले के बाहरी इलाके में एक शांत उपनगरीय पड़ोस में एक मामूली, अच्छी तरह से रखे गए घर में रहता था, एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और जीवन एक आरामदायक, अनुमानित गति से आगे बढ़ा। मार्क की दैनिक दिनचर्या एक कोच के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को प्रबंधित करने और एक समर्पित परिवार के व्यक्ति की उपस्थिति को बनाए रखने का एक सावधानीपूर्वक संतुलित कार्य था। वह हर सुबह जल्दी उठता था, सूरज उगने से पहले जिम जाता था, जहां वह घंटों रणनीति बनाने, खेल फुटेज की समीक्षा करने और अपने खिलाड़ियों के लिए अभ्यास की योजना बनाने में खर्च करता था। जब तक उनकी टीम अभ्यास के लिए पहुंची, तब तक मार्क पहले से ही कई कदम आगे थे। उनका दिमाग उन्हें बेहतर बनाने के लिए उन्हें कठिन बनाने के तरीकों से गूंज रहा था। शाम को वह घर लौटता था, अक्सर देर से, थका हुआ, लेकिन एक दिन से संतुष्ट होकर जो वह प्यार करता था। करेन और जैकब के साथ उनकी बातचीत संक्षिप्त और कार्यात्मक थी, शेड्यूल, स्कूल की घटनाओं और सामयिक परिवार की सैर के बारे में चर्चा। हालांकि मार्क अपने परिवार से प्यार करते थे, लेकिन उनका असली जुनून बास्केटबॉल कोर्ट पर था। उसी वर्ष सितंबर में मार्क के जीवन की गतिशीलता एक नए खिलाड़ी क्रिस लॉसन के आगमन के साथ स्थानांतरित होने लगी। क्रिस जॉर्जिया के एक छोटे से शहर से 20 वर्षीय स्थानांतरण छात्र था। वह अपने गृहनगर की सीमाओं से बचने और एक नई शुरुआत करने के लिए रैले चले गए थे। एक दुबले एथलेटिक बिल्ड और एक प्रभावशाली पंखों के साथ 6 फीट 4 इंच पर खड़े होकर क्रिस ने जल्दी से टीम पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन यह सिर्फ उसकी शारीरिक विशेषताएं नहीं थीं जो उसे अलग करती थीं, यह उसकी कच्ची प्रतिभा थी। क्रिस को खेल की सहज समझ थी, नाटकों को पढ़ने की एक स्वाभाविक क्षमता थी और अदालत पर लगभग एक अलौकिक चपलता थी जिसने उन्हें एक दुर्जेय खिलाड़ी बना दिया था। मार्क, जिन्होंने अनगिनत खिलाड़ियों को आते और जाते देखा था, ने क्रिस में कुछ खास पहचाना, कुछ ऐसा जिसने उन्हें अपने छोटे स्व की याद दिला दी, क्षमता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण जो दुर्लभ और अमूल्य था। पहली बार मार्क ने क्रिस को खेलते हुए देखा, वह डेजा वू की भावना से मारा गया था। क्रिस को सटीकता और अनुग्रह के साथ गेंद को पैंतरेबाजी करते हुए देखते हुए मार्क को अपनी युवावस्था में वापस ले जाया गया, एक ऐसा समय जब वह इसे बड़ा बनाने के सपने के साथ एक उभरता हुआ सितारा था। जीवन ने उसे एक अलग रास्ते पर ले लिया था, लेकिन क्रिस को देखकर मार्क में एक लंबे समय से निष्क्रिय आग लग गई। उन्होंने क्रिस में किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह देने का अवसर देखा जो वह हासिल कर सकता था जो उसके पास नहीं था, एक कौतुक को आकार देने का मौका।
क्रिस की क्षमता को विकसित करने के लिए उत्सुक मार्क ने उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र की पेशकश करना शुरू कर दिया। ये केवल क्रिस के कौशल में सुधार के बारे में नहीं थे, वे ज्ञान प्रदान करने के बारे में थे जो मार्क ने वर्षों से जमा किया था, उसे खेल की बारीकियों को सिखाना जो केवल अनुभव प्रदान कर सकता था। मार्क ने क्रिस के विकास के लिए आवश्यक के रूप में इन एक सत्रों को उचित ठहराया, लेकिन गहराई से वह जानता था कि इसके लिए और भी कुछ था। क्रिस ने कुछ ऐसा प्रतिनिधित्व किया जो मार्क को अपने बेटे में नहीं मिला था, बास्केटबॉल के लिए एक साझा जुनून, सफल होने के लिए एक ड्राइव और उस खेल से एक संबंध जिसे जैकब ने कभी नहीं समझा था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, ये प्रशिक्षण सत्र अधिक बार होते गए और मार्क और क्रिस के बीच संबंध मजबूत होते गए। मार्क ने खुद को एक साथ अपने समय की प्रतीक्षा करते हुए पाया, जितना उन्होंने स्वीकार किया होगा। उन्होंने न केवल क्रिस के एथलेटिक प्रदर्शन में, बल्कि अपने निजी जीवन में भी निवेश करना शुरू किया। मार्क क्रिस की पृष्ठभूमि, रैले से पहले उनके जीवन, उनकी आशाओं और सपनों के बारे में पूछेंगे। क्रिस, जो शुरू में आरक्षित थे, ने खोलना शुरू कर दिया, कठिनाई और खुद को साबित करने की इच्छा से चिह्नित जीवन का खुलासा किया। उनके पिता अपने बचपन के अधिकांश समय से अनुपस्थित थे और उनकी मां ने सिरों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया था। बास्केटबॉल उसका बच गया था, दुनिया में एक जगह बनाने का उसका तरीका। क्रिस के लिए मार्क का बढ़ता लगाव किसी का ध्यान नहीं गया। उनके सहायक कोचों ने मार्क के युवा खिलाड़ी के साथ बिताए समय पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया, हालांकि उनकी टिप्पणी मजाक में की गई थी, जिसमें कोई वास्तविक संदेह नहीं था। हालांकि करेन को लगा कि कुछ बंद है। उसने मार्क में बदलावों पर ध्यान दिया था, वह घर पर अधिक दूर था, अक्सर विचलित होता था और परिवार के साथ कम व्यस्त होता था। जब भी उसने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो उसने आगामी बास्केटबॉल सीजन के तनाव के लिए अपने व्यवहार को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी चिंताओं को दूर कर दिया। लेकिन करेन आश्वस्त नहीं था। उसने अपने काम में पहले इस तरह का व्यवहार देखा था, भावनाओं से जूझ रहे व्यक्ति के संकेत जो वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए या व्यक्त नहीं कर सके। अपनी बढ़ती बेचैनी के बावजूद करेन ने मार्क को जगह देने का फैसला किया। उम्मीद है कि जो कुछ भी उसे परेशान कर रहा था वह खुद को हल कर लेगा। उसने अपने काम पर और जैकब पर ध्यान केंद्रित किया, जो स्कूल वर्ष की प्रगति के रूप में अधिक वापस ले लिया गया था। मार्क घर पर तनाव निर्माण से बेखबर कोचिंग में अपनी ऊर्जा डालना जारी रखा, विशेष रूप से क्रिस के साथ अपने सत्रों में। उन्होंने एक कोच के रूप में अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में अपने कार्यों को तर्कसंगत बनाया, लेकिन सच्चाई यह थी कि क्रिस के लिए उनकी भावनाएं अधिक जटिल, अधिक भ्रमित हो रही थीं। वह उन रेखाओं को पार कर रहा था जिन्हें उसने महसूस भी नहीं किया था, और जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ा, मार्क का सावधानीपूर्वक निर्मित जीवन उन तरीकों से सुलझने लगा जिनका वह कभी अनुमान नहीं लगा सकता था। अक्टूबर 2012 के सामने आने के बाद कोच मार्क रेनॉल्ड्स और उनके स्टार खिलाड़ी क्रिस लॉसन के बीच एक बार स्पष्ट सीमाएं धुंधली होने लगीं। एक पर एक प्रशिक्षण सत्र, शुरू में क्रिस के बास्केटबॉल कौशल को तेज करने का इरादा था, तेजी से लगातार हो गया और अपने निर्धारित समय से परे अच्छी तरह से विस्तारित हो गया। मार्क ने खुद को जिम में लंबे समय तक रहने के बाद पाया, क्रिस टिप्स और रणनीतियों की पेशकश की जो कोचिंग के सामान्य दायरे से परे थे। वह क्रिस की कच्ची प्रतिभा से मोहित हो गया था, लेकिन यह एक एथलीट की क्षमता के लिए सिर्फ प्रशंसा से अधिक था। यह एक गहरी, लगभग जुनूनी रुचि थी जिसे वह काफी समझा नहीं सकता था। क्रिस पर मार्क का निर्धारण विशुद्ध रूप से पेशेवर नहीं था। सबसे पहले उसने खुद को बताया कि वह केवल अपने 16 वर्षीय बेटे जैकब द्वारा छोड़े गए शून्य को भर रहा था, जिसने खेल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जैकब एक विशिष्ट किशोर था,
जो अपने आसपास की दुनिया की तुलना में अपने कंप्यूटर गेम में अधिक तल्लीन था। यह लंबे समय से मार्क के लिए शांत निराशा का स्रोत था, जिसने हमेशा अपने बेटे के साथ बास्केटबॉल के लिए अपने जुनून को साझा करने का सपना देखा था। लेकिन अब क्रिस में उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने का मौका देखा जो उस जुनून को समझता था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस ऊर्जा और समर्पण को फिर से प्राप्त कर सकता था जो मार्क ने वर्षों से खेल के लिए समर्पित किया था। जैसे जैसे मार्क के विचार क्रिस द्वारा तेजी से भस्म होते गए, घर पर उनका व्यवहार बदलने लगा। वह सामान्य से बाद में घर आएगा, अक्सर विचलित और भावनात्मक रूप से दूर। करेन, उनकी पत्नी, इन परिवर्तनों को नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे। एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक, करेन ने परेशान छात्रों को अपने व्यक्तिगत मुद्दों को नेविगेट करने में मदद करने में वर्षों बिताए थे, और उसने कुछ आंतरिक के साथ संघर्ष करने वाले व्यक्ति के संकेतों को पहचाना। मार्क की आमतौर पर अनुमानित दिनचर्या अनिश्चित हो गई थी। अब वह चौकस पति नहीं था जिसे वह वर्षों से जानती थी। वह रात के खाने के दौरान मुश्किल से उससे बात करता था, उसका दिमाग स्पष्ट रूप से कहीं और होता था, और गर्म अंतरंग बातचीत जो उन्होंने एक बार साझा की थी, वह कम संक्षिप्त आदान प्रदान में घट गई थी। हर गुजरते दिन के साथ करेन की चिंता बढ़ती गई। उसने मार्क को संलग्न करने का प्रयास किया, उसके दिन, उसके काम और टीम कैसे कर रही थी के बारे में पूछा। लेकिन मार्क की प्रतिक्रियाएं अस्पष्ट और बेपरवाह थीं। वह कहेगा कि सब कुछ ठीक था, कि वह बस थक गया था, या आगामी खेल उस पर वजन कर रहे थे। करेन आश्वस्त नहीं था। वह समझ सकती थी कि कुछ गहरा उसे परेशान कर रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह साझा करने को तैयार नहीं था। आगे की जांच करने के उनके प्रयासों से केवल उनके बीच तनाव पैदा हुआ, उन तर्कों में परिणत हुआ जिन्होंने निराश और अनसुना महसूस किया। अक्टूबर के मध्य में एक शाम मोड़ आया, जब मार्क सामान्य से बाद में भी घर लौट आया। वह स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त था, उसका चेहरा चिंता के मिश्रण के साथ खींचा गया था, और कुछ करेन काफी जगह नहीं ले सकता था, अपराध, शायद, या डर। करेन उसका इंतजार कर रही थी, और जैसे ही वह दरवाजे से चला, उसने उसका सामना किया। इसके बाद जो तर्क दिया गया वह उनका सबसे बुरा था। करेन ने यह जानने की मांग की कि मार्क पर अपने परिवार की उपेक्षा करने और उससे कुछ छिपाने का आरोप लगाते हुए क्या चल रहा था। उसने बात की कि वह कितनी दूर हो गई थी, कैसे उनकी एक बार की ठोस शादी उसकी आंखों के सामने उजागर हो रही थी। मार्क गार्ड से पकड़ा गया और पहले से ही भावनात्मक रूप से सूखा हुआ बदले में बाहर निकल गया। उन्होंने करेन पर पागल होने का आरोप लगाया, ओवररिएक्टिंग का, और जोर देकर कहा कि क्रिस पर उनका ध्यान विशुद्ध रूप से पेशेवर था। लेकिन करेन बेहतर जानता था। उसने अपने काम में पहले इस तरह का व्यवहार देखा था। लोग उन भावनाओं से जूझ रहे थे जिन्हें वे नहीं समझते थे, उन्हें तब तक नकारते थे जब तक कि वे अब और नहीं कर सकते। उसने मार्क के साथ तर्क करने की कोशिश की, उसे खोलने के लिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वह क्रिस के लिए महसूस किए गए बढ़ते लगाव को स्वीकार नहीं कर सकता था, या नहीं, एक ऐसा लगाव जिसे अनदेखा करना मुश्किल होता जा रहा था। जितना अधिक करेन ने धक्का दिया, उतना ही रक्षात्मक मार्क बन गया, और तर्क मार्क के कमरे से बाहर निकलने के साथ समाप्त हो गया, जिससे करेन असहाय और अकेला महसूस कर रहा था। इस बीच क्रिस के साथ मार्क की बातचीत ने एक नया, अधिक व्यक्तिगत स्वर लिया था। अपने प्रशिक्षण सत्रों के दौरान मार्क ने अपनी युवावस्था की कहानियों, एक खिलाड़ी के रूप में अपने गौरव के दिनों की कहानियों और उन अवसरों को साझा करना शुरू किया जो उन्होंने याद किए थे। क्रिस ने सुना, कभी कभी अपने स्वयं के अनुभवों के साथ जवाब दिया, लेकिन अधिक बार नहीं। उन्होंने बस मार्क के शब्दों को अवशोषित किया, शायद यह महसूस करते हुए कि उनके कोच को किसी को विश्वास करने की आवश्यकता थी।
मार्क ने क्रिस में न केवल एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी बल्कि एक दयालु भावना को देखना शुरू किया, जो महानता का पीछा करने के बलिदान और संघर्ष को समझता था। हालांकि यह बढ़ता हुआ बंधन इसकी जटिलताओं के बिना नहीं था। मार्क ने खुद को विषम क्षणों में क्रिस के बारे में सोचते हुए पाया, बैठकों के दौरान करेन और जैकब के साथ घर पर देर रात भी जब वह सो नहीं सका। वह अपनी भावनाओं की तीव्रता से भ्रमित था, जो विशिष्ट कोच खिलाड़ी संबंधों से परे था। यह अब केवल बास्केटबॉल के बारे में नहीं था, यह कुछ और के बारे में था, कुछ ऐसा जिसने मार्क को असहज और दोषी बना दिया। वह जानता था कि वह लाइनों को पार कर रहा था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। घर में तनाव बढ़ता रहा। करेन यह महसूस करते हुए कि कुछ गंभीर रूप से गलत था, मार्क को खोलने के अपने प्रयासों में अधिक आग्रहपूर्ण हो गया। उसने उससे बात करने की विनती की, उसे बताया कि क्या चल रहा है, लेकिन मार्क ने अपने आंतरिक संघर्ष से अभिभूत होकर उसे बंद कर दिया। उनके तर्क अधिक लगातार और अधिक गर्म हो गए, जिससे एक दरार पैदा हो गई कि दोनों में से कोई भी पुल करना नहीं जानता था। जैसे ही अक्टूबर करीब आया, मार्क किनारे पर एक आदमी था। वह एक पति और पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों और क्रिस के साथ बढ़ते अकथनीय संबंध के बीच फटा हुआ था। उनका एक बार स्थिर जीवन सुलझने लगा था और उन्हें पता नहीं था कि इसे कैसे रोका जाए। जो सीमाएं एक बार इतनी स्पष्ट लग रही थीं, कोच और खिलाड़ी के बीच, पेशेवर और व्यक्तिगत के बीच, अब मान्यता से परे धुंधली हो गई थीं। मार्क खतरनाक जमीन पर खड़ा था और वह महसूस करने लगा था कि एक गलत कदम सब कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। नवंबर 2012 के अंत तक मार्क रेनॉल्ड्स का जीवन नियंत्रण से बाहर हो रहा था। घर पर तनाव एक उबलते बिंदु पर पहुंच गया था। उसके और करेन के बीच बहस लगभग एक रात की घटना बन गई थी। क्रिस लॉसन पर मार्क का ध्यान एक जुनून बन गया था, जिसे करेन अब अनदेखा नहीं कर सकता था। उनकी एक बार प्यार करने वाली शादी एक युद्ध के मैदान में बदल गई थी, जिसमें करेन ने जवाब मांगा और मार्क अपने स्वयं के विवादित विचारों में आगे पीछे हट गए। एक विशेष रूप से ठंडी शाम, करेन के साथ अपने दूर के व्यवहार और देर रात के बारे में एक और गर्म आदान प्रदान के बाद मार्क का फोन बज उठा। यह क्रिस था और लाइन के दूसरे छोर पर उसकी आवाज तनावपूर्ण और निराशा से भरी थी। क्रिस को उसकी प्रेमिका ने अभी अभी डंप किया था, एक ऐसा रिश्ता जो मार्क से अनभिज्ञ था, रैले में जाने के बाद से युवक के जीवन की कुछ स्थिर चीजों में से एक था। ब्रेकअप ने क्रिस को तबाह कर दिया था और अपनी कमजोर स्थिति में वह एकमात्र व्यक्ति की ओर मुड़ गया जिसे उसने महसूस किया कि वह उसे सांत्वना दे सकता है, उसका कोच। मदद के लिए क्रिस की दलील हताश थी। वह नहीं जानता था कि और कहाँ मुड़ना है, और उसकी आवाज हिल गई क्योंकि उसने मार्क को पास के एक पार्क में उससे मिलने के लिए कहा। मार्क ने संकोच नहीं किया। करेन के साथ अनसुलझे तर्क के बावजूद, अपने स्वयं के दिमाग में बढ़ती बेचैनी के बावजूद, उन्होंने क्रिस के लिए वहां रहने के लिए लगभग बेकाबू आग्रह महसूस किया। यह ऐसा था जैसे उसे एक ऐसे बल द्वारा खींचा जा रहा था जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था, एक ऐसा बल जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। मार्क पार्क में पहुंचे। ठंडी हवा उनकी त्वचा पर काट रही थी क्योंकि उन्होंने मंद रोशनी वाले रास्तों से अपना रास्ता बनाया था। उन्होंने क्रिस को एक बेंच पर बैठे देखा, उसके हाथों में उसका सिर स्पष्ट रूप से व्यथित। मार्क सावधानी से संपर्क किया, अपने ही दिल तेज के रूप में वह उसके पास बैठ गया। क्रिस ने पहली बार में नहीं देखा, वह अपने दुहक से बहुत भस्म हो गया था। जब उसने आखिरकार किया तो उसकी आंखें लाल लाल हो गईं, उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ हो गया। क्रिस की दृष्टि इतनी कमजोर थी कि मार्क ने कड़ी टक्कर दी। उन्होंने सुरक्षा की भारी भावना महसूस की,
उस युवक को आराम देने की आवश्यकता थी जो उसके लिए बहुत मायने रखता था। क्रिस ने बात करना शुरू कर दिया। उसके शब्द एक भीड़ में बाहर निकल गए। उन्होंने ब्रेकअप की बात की कि उन्हें कितना खोया हुआ महसूस हुआ और कैसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कबूल किया कि वह आगे बढ़ना नहीं जानता था, कि दर्द असहनीय था। मार्क ने गौर से सुना, अपनी भावनाओं को मंथन किया। वह प्रोत्साहन और समर्थन के शब्दों की पेशकश करने के लिए सही बातें कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को संघर्ष करते हुए पाया। कोच और खिलाड़ी, संरक्षक और दोस्त के बीच की रेखाएं मान्यता से परे धुंधली हो गई थीं। क्रिस को सांत्वना देने के प्रयास में मार्क ने अपने कंधे के चारों ओर एक आश्वस्त हाथ रखा। आराम का एक सरल इशारा क्या होना चाहिए था, एक तीव्रता की दोनों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मार्क ने भावनाओं की वृद्धि महसूस की, सहानुभूति, सुरक्षा और कुछ गहरा और अधिक परेशान। अपने स्वयं के खिलाफ क्रिस के शरीर की गर्मी ने एक प्रतिक्रिया शुरू कर दी जिसे मार्क हफ्तों तक दबाने की कोशिश कर रहा था। भावनाओं के मिश्रण से उभरे अपराधबोध, भ्रम और एक निर्विवाद शारीरिक आकर्षण। मार्क ने आवेग पर काम किया। वह में निर्भर है, अपने आंदोलनों लगभग अनैच्छिक, और क्रिस को चूमने का प्रयास किया। क्षण क्षणभंगुर था, लेकिन यह मार्क के लिए अनंत काल की तरह लगा। क्रिस, हैरान और हतप्रभ, तुरंत पीछे हट गया। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने मार्क को बल से दूर धकेल दिया। एक सेकंड के लिए वे दोनों जम गए। जो कुछ हुआ था उसकी वास्तविकता उनके बीच भारी लटक रही थी। क्रिस ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर नजर, भाग भ्रम, भाग भय। जो भी भ्रम मार्क ने अपने दिमाग में बनाया था उसे चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। क्रिस जल्दी से खड़ा हो गया, रात में मुड़ने और भागने से पहले कई कदम पीछे हट गया। मार्क को बेंच पर अकेला छोड़ दिया, स्तब्ध चुप्पी में उसके पीछे घूरते हुए। उसने जो किया उसका वजन मार्क को मालगाड़ी की तरह मारा। उसने एक ऐसी रेखा पार कर ली थी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था। उनके कार्यों की गंभीरता, क्रिस ने उस पर जो विश्वास रखा था उसके साथ विश्वासघात भारी था। वह कई मिनट तक वहां बैठा रहा, उसका दिमाग दौड़ रहा था, स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसे तर्कसंगत बनाने का कोई बहाना नहीं था, कोई बहाना नहीं था जो उसने अभी जो किया था उसे सही ठहरा सके। जब मार्क ने आखिरकार घर वापस जाने का रास्ता बनाया तो वह अचंभे में था। उनके दिमाग ने दृश्य को बार बार दोहराया, हर बार आखिरी से ज्यादा दर्दनाक। उसने मुश्किल से करेन की आवाज दर्ज की क्योंकि उसने उसे अपने तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में एक और बातचीत में शामिल करने की कोशिश की। उसने सीधे बिस्तर पर जाने से पहले कुछ असंगत शब्दों को बुदबुदाया। जहां वह जागता था, अपराधबोध और शर्म से तड़पता था। नींद अंततः आ गई, लेकिन यह बेचैन था और अंधेरे, भ्रमित सपनों से भरा था। उस रात ने मार्क रेनॉल्ड्स के लिए अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में उन्होंने एक बार जिन सीमाओं का सम्मान किया था वे टूट गई थीं। एक होनहार युवा खिलाड़ी को सलाह देने की इच्छा के रूप में जो शुरू हुआ था वह कुछ अधिक खतरनाक हो गया था। और अब लाइनों को पार करने और किए गए नुकसान के साथ मार्क को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था, परिणाम जो जल्द ही विनाशकारी बल के साथ उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। 28 नवंबर 2012 की सुबह मार्क रेनॉल्ड्स के लिए पूर्वाभास की भावना के साथ उठी। पिछली रात की घटनाओं ने उनके दिमाग पर भारी वजन डाला, लेकिन उन्होंने अपनी दिनचर्या के बारे में जानने के लिए उन्हें एक तरफ धकेलने की कोशिश की। हालांकि सामान्य स्थिति में कोई भी प्रयास तब चकनाचूर हो गया जब उसका फोन एक संदेश के साथ गूंज गया जिसने उसकी रीढ़ को ठंडा कर दिया। यह क्रिस लॉसन से था और इसकी सामग्री किसी धमाके से कम नहीं थी। संदेश सीधा और खतरनाक था।
क्रिस ने मांग की कि मार्क तुरंत कॉलेज बास्केटबॉल कोच के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने अपनी चुप्पी के मुआवजे के रूप में एक बड़ी राशि पर भी जोर दिया। निहित खतरा स्पष्ट था, अगर मार्क ने अनुपालन नहीं किया तो क्रिस रात से पहले की घटना के साथ सार्वजनिक हो जाएगा। क्रिस पूरी तरह से जानता था कि रहस्योद्घाटन का क्या मतलब होगा। मार्क का करियर नष्ट हो जाएगा, उनकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी और उनका निजी जीवन पहले से ही तनावपूर्ण हो जाएगा। मार्क के हाथ कांप गए क्योंकि उन्होंने संदेश को पढ़ा और फिर से पढ़ा। स्थिति की गंभीरता डूब गई। घबराहट जल्दी से सेट हो गई। वह सब कुछ खो सकता था, उसकी नौकरी, उसका परिवार, उसका पूरा जीवन जैसा वह जानता था। सार्वजनिक अपमान और इसके कारण होने वाली अपरिवर्तनीय क्षति का विचार असहनीय था। वह ऐसा नहीं होने दे सकता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि क्रिस ने उसे एक कोने में समर्थन दिया था। कोई आसान रास्ता नहीं था। एक समाधान खोजने के लिए बेताब, मार्क उस दिन बाद में क्रिस से मिलने के लिए सहमत हो गया, इस उम्मीद के खिलाफ कि वह किसी तरह स्थिति को शांत कर सकता है। उन्होंने एकांत स्थान पर मिलने की व्यवस्था की, जो किसी की भी आंखों से दूर हो सकता है, जो उन्हें पहचान सकता है। मार्क जानता था कि उसे इस सावधानी से संपर्क करना होगा। कोई भी गलत कदम क्रिस को उसकी धमकी पर अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मार्क के शहर के किनारे के पास एक शांत, निर्जन क्षेत्र, बैठक स्थल के पास पहुंचते ही तनाव स्पष्ट था। क्रिस पहले से ही वहां था, इंतजार कर रहा था। उनका आचरण ठंडा और अलग था। कमजोर युवक मार्क के विपरीत 1 घंटे पहले आराम किया था। क्रिस के रवैये में बदलाव झकझोर देने वाला था और इसने मार्क को किनारे कर दिया। मार्क ने क्रिस के साथ तर्क करने की कोशिश की, उसके साथ पुनर्विचार करने की विनती की। उसने क्रिस को अन्य तरीकों से मदद करने की पेशकश की ताकि वह अपने कठिन समय के माध्यम से उसका समर्थन कर सके, लेकिन क्रिस बेपरवाह था। उनकी मांगें दृढ़ थीं, इस्तीफा और पैसा, या वह मार्क के जीवन को बर्बाद कर देगा। बातचीत जल्दी से एक गर्म तर्क में बढ़ गई क्योंकि दोनों पुरुषों की भावनाएं उबल गईं। मार्क आमतौर पर शांत और रचित महसूस किया कि दीवारें उस पर बंद हो रही हैं। स्थिति का दबाव, सब कुछ खोने का डर और क्रिस के ब्लैकमेल से उसने जो विश्वासघात महसूस किया, वह हताशा और क्रोध के एक शक्तिशाली मिश्रण में संयुक्त हो गया। अंधे क्रोध और भय के क्षण में मार्क ने तड़क भड़क की। उसने क्रिस को सिर पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जो उसके अंदर पैदा हो रही सभी चिंता और हताशा से भर गया। क्रिस पीछे की ओर लड़खड़ा गया, अपना संतुलन खो बैठा और फुटपाथ पर गिर गया। उसके सिर से जमीन पर टकराने की कुत्सित आवाज ने मार्क को उसकी धुंध से बाहर निकाल दिया। समय जमने लगा क्योंकि मार्क ने डरावने रूप में देखा, उसकी सांस उसके गले में पकड़ रही थी। कुछ पीड़ादायक सेकंड के लिए मार्क लकवाग्रस्त हो गया, जो अभी हुआ था उसे संसाधित करने में असमर्थ था। फिर जैसे कि एक ट्रांस में वह क्रिस के पक्ष में भाग गया। क्रिस अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन वह बेहोश था। उसके सिर से खून बह रहा था जहां से उसने फुटपाथ पर मारा था। मार्क के शरीर के माध्यम से आतंक बढ़ गया क्योंकि वह क्रिस के बगल में घुटने टेक रहा था। उसका दिमाग आगे क्या करना है? वह जानता था कि उसे जल्दी से कार्य करना होगा। मार्क ने क्रिस को हिलाकर रख दिया, उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह एहसास कि क्रिस गंभीर रूप से घायल हो गया था, संभवतः मर रहा था, मार्क को पूरी तरह से दहशत में भेज दिया। उसने क्रिस की नब्ज की जांच की, यह कमजोर था लेकिन फिर भी वहां था। राहत क्षणभंगुर थी, हालांकि मार्क के विचार तुरंत परिणामों में बदल गए। अगर क्रिस की मृत्यु हो गई तो मार्क को पता था कि वह सिर्फ सार्वजनिक शर्म से कहीं अधिक सामना कर रहा होगा, वह जेल का सामना कर रहा होगा। स्थिति को उबारने के अंतिम प्रयास में
मार्क क्रिस के लंगड़े शरीर पर झुक गया और एक खतरा फुसफुसाया। उसने क्रिस से कहा कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और अगर वह कभी भी इस बारे में बात करता है कि क्या हुआ था, तो मार्क यह सुनिश्चित करेगा कि यह अगली बार उसके लिए और भी बुरा हो। यह एक खोखला खतरा था जो हताशा से प्रेरित था, लेकिन मार्क इसे अपनी एकमात्र जीवन रेखा के रूप में देखता रहा। यह देखने के लिए इंतजार किए बिना कि क्या क्रिस जाग जाएगा, मार्क दृश्य से भाग गया। जैसे ही वह दूर चला गया, उसका दिल उसके सीने में घुस गया। उसने जो किया उसकी वास्तविकता ज्वार की लहर की तरह उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह नहीं जानता था कि क्रिस बच जाएगा, लेकिन वह एक बात निश्चित रूप से जानता था, अब वापस नहीं जा रहा था। स्थिति उसके नियंत्रण से बहुत आगे बढ़ गई थी और परिणाम, जो कुछ भी हो सकता है, अपरिहार्य थे। जैसे ही मार्क उस रात घर लौटा, उसके कार्यों की विशालता ने उसे खा लिया। वह मुश्किल से करेन का सामना कर सकता था, जिसने महसूस किया कि कुछ गहरा गलत था, लेकिन बदले में केवल चुप्पी मिली। मार्क का दिमाग डर, अपराध बोध और इनकार का तूफान था, क्योंकि उसने प्रार्थना की थी कि किसी तरह चमत्कारिक रूप से यह दुःस्वप्न उसके जीवन को पूरी तरह से नष्ट किए बिना समाप्त हो जाएगा। लेकिन तूफान अभी शुरू हो रहा था और मार्क यह जानने वाला था कि कुछ कार्यों के परिणाम हैं जो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश करे। 29 नवंबर 2012 की सुबह मार्क रेनॉल्ड्स ने अपने सामने के दरवाजे पर जोर से दस्तक देने की आवाज सुनी। वह पिछली रात मुश्किल से सोया था, उन घटनाओं से प्रेतवाधित था जो ट्रांसपेरेंट हो गए थे, और इस डर से कि वे जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी मुलाकात दो वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों से हुई। उनके भाव कठोर और अडिग थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उसे सूचित किया कि वह क्रिस लॉसन के हमले के लिए गिरफ्तारी में था, जो रात भर उसकी चोटों से मर गया था। क्रिस को सुनने के सदमे ने मार्क की दुनिया को सरपिलिंग भेज दिया। उन्होंने बमुश्किल अधिकारियों को उनके अधिकारों को पढ़ने के लिए पंजीकृत किया, क्योंकि उन्होंने उन्हें हथकड़ी लगाई और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उसका दिमाग दौड़ रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि इतने कम समय में सब कुछ कितना गलत हो गया था। जैसे ही उन्होंने उसे स्क्वाड कार के पीछे रखा, मार्क फुटपाथ पर पड़ी क्रिस की छवि को हिला नहीं सका। उसके सिर के चारों ओर खून जमा हो गया। उन्होंने आशा व्यक्त की थी, प्रार्थना की कि क्रिस जीवित रहेगा, कि किसी तरह यह दुःस्वप्न अंतिम परिणाम के बिना समाप्त हो जाएगा। पुलिस स्टेशन में मार्क से घंटों पूछताछ की गई। जासूसों ने उसके खिलाफ सबूत रखे, क्रिस के फोन पर संदेश, उनकी बैठकों के रिकॉर्ड, और यह तथ्य कि क्रिस ने अपने कोच के साथ परेशान करने वाले संबंधों के बारे में दोस्तों को बताया था। सबूत के हर टुकड़े ने सीधे मार्क को इंगित किया। स्थिति के भार के साथ उस पर असर पड़ा और उसकी भागीदारी से इनकार करने का कोई तरीका नहीं था। मार्क आखिरकार टूट गया और कबूल कर लिया। उन्होंने इस विवाद को स्वीकार किया, यह बताते हुए कि कैसे तर्क बढ़ गया था और कैसे उसने क्रिस को बेकाबू गुस्से के क्षण में मारा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने क्रिस को मारने का कभी इरादा नहीं किया, कि यह एक दुखद दुर्घटना थी, लेकिन उनके कबूलनामे ने केवल उनके खिलाफ मामले को मजबूत करने का काम किया। जैसे ही स्वीकारोक्ति दर्ज की गई, मार्क के विचार करेन और जैकब के पास चले गए। उन्होंने सोचा कि वे घोटाले का सामना कैसे करेंगे, वे शर्म और मीडिया उन्माद से कैसे बचेंगे जो निस्संदेह पालन करेंगे। उसने अपने परिवार के साथ जो कुछ किया था, उसके लिए उसने अपराध की गहरी वेदना महसूस की, यह जानते हुए कि उसने उस जीवन को नष्ट कर दिया है जो उन्होंने एक साथ बनाया था। स्थिति ने एक विचित्र और अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब कुछ घंटों बाद करेन पुलिस स्टेशन पहुंचे। उसका चेहरा पीला था, उसकी अभिव्यक्ति निराशा के साथ मिश्रित दृढ़ संकल्प की थी।
उसने मार्क के मामले को संभालने वाले जासूसों से बात करने की मांग की। उसने जो कहा उसने कमरे में सभी को चौंका दिया। करेन ने कबूल किया कि उसने वास्तव में क्रिस लॉसन को मार डाला था। उसने खुलासा किया कि उसने उस रात पार्क में मार्क का पीछा किया था। उसके अजीब व्यवहार और क्रिस के साथ देर रात के प्रशिक्षण सत्रों को देखने के हफ्तों के बाद कुछ गलत था। उसने दूर से देखा था क्योंकि मार्क और क्रिस के बीच तर्क सामने आया था। जब उसने मार्क स्ट्राइक क्रिस को देखा और युवक जमीन पर गिर गया तो उसके अंदर कुछ तड़क गया। अपने कबूलनामे में करेन ने बताया कि कैसे उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि मार्क घटनास्थल से भाग नहीं गया, अपराध और भय से भस्म हो गया। अपनी भावनाओं से अभिभूत क्रोध, विश्वासघात और नियंत्रण खोने की भावना करेन ने अपनी कार क्रिस की ओर चलाई थी, जो फुटपाथ पर बेहोश पड़ा था। उसने दावा किया कि उसने उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन गुस्से में अपने कार्यों को नियंत्रित करने में असमर्थ उसने उसे कार से मारा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए जीवित नहीं रहेगा। करेन के कबूलनामे ने जांच के माध्यम से शॉकवेव्स भेजे। गुप्तचरों को परस्पर विरोधी खातों और घटनाओं की समयरेखा को एक साथ रखने के लिए छोड़ दिया गया था। जबकि मार्क के कबूलनामे ने उन्हें क्रिस की मौत में पहले ही फंसा दिया था, करेन के प्रवेश ने जटिल मामलों को आगे बढ़ाया। जासूसों को अब इस संभावना का सामना करना पड़ रहा था कि मार्क और करेन दोनों ने दुखद घटनाओं में भूमिका निभाई थी, जिसके कारण क्रिस लॉसन की मृत्यु हो गई थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, पुलिस ने करेन की कहानी की पुष्टि करने का काम किया। उन्होंने उसकी कार को हुए नुकसान की जांच की, आसपास के कैमरों से निगरानी फुटेज का विश्लेषण किया और उन गवाहों का फिर से साक्षात्कार किया जिन्होंने दूर से परिवर्तन देखा था। सबूत करेन के खाते के कुछ हिस्सों का समर्थन करने के लिए लग रहा था, लेकिन इसने इस बारे में भी सवाल उठाए कि क्या उसके कार्यों को पूर्व निर्धारित किया गया था या अचानक बेकाबू आवेग से प्रेरित था। इस बीच मार्क को विनाशकारी एहसास से जूझने के लिए छोड़ दिया गया था कि उनकी पत्नी अपने परिवार की रक्षा के लिए अत्यधिक लंबाई में जाने के लिए तैयार थी, भले ही इसका मतलब जीवन लेना हो। उन्होंने भावनाओं का मिश्रण महसूस किया, दुख, अपराधबोध और घटनाओं की श्रृंखला के लिए जिम्मेदारी की गहरी भावना जो इस बिंदु पर ले गई थी। कार के साथ क्रिस को मारने वाली करेन की छवि उसके दिमाग में बार बार खेलती थी, जो अपरिवर्तनीय क्षति की एक भूतिया याद दिलाती थी। मार्क और करेन दोनों के खिलाफ मामला जटिल और संदिग्ध था, इरादे और दोषिता की परतों के साथ जिसे सुलझाने में महीनों लगेंगे। इसके बाद की कानूनी कार्यवाही लंबी और भीषण होगी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। लेकिन एक बात निश्चित थी, मार्क, करेन और उनसे जुड़े सभी लोगों का जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था। उनके कार्यों के परिणाम उनके जीवन के माध्यम से लहरेंगे, ऐसे निशान छोड़ देंगे जो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। यह परीक्षण 15 मार्च 2013 को एक मीडिया उन्माद के मद्देनजर शुरू हुआ, जिसने रैले और देश के अधिकांश लोगों को मोहित कर लिया था। कोर्टरूम दर्शकों, पत्रकारों और उन लोगों से भरा हुआ था जिन्होंने मार्क और करेन रेनॉल्ड्स की गिरफ्तारी के बाद से मामले का बारीकी से पालन किया था। एक बार सम्मानित कोच और उनकी पत्नी अब एक ऐसे अपराध के आरोपी थे जिसने उनके समुदाय को चौंका दिया था, एक अपराध जो अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था, वह शुरू में दिखाई देने की तुलना में कहीं अधिक भयावह था। अभियोजन पक्ष ने क्रिस लॉसन की मृत्यु तक की घटनाओं की एक घातक तस्वीर चित्रित की। उन्होंने तर्क दिया कि मार्क और करेन ने एक साथ साजिश रची थी, इससे पहले कि वह अनुचित संबंध मार्क को बेनकाब कर सके, क्रिस को चुप कराने की सख्त जरूरत से प्रेरित था। अभियोजन पक्ष के अनुसार दंपति ने उस भाग्यवादी रात में अपने कार्यों का समन्वय किया था जिसमें मार्क ने क्रिस को आराम देने के बहाने पार्क में ले जाया था, जबकि करेन ने पीछे मुड़कर देखा,
हड़ताल करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि करेन का कबूलनामा, हालांकि पश्चाताप का एक कार्य प्रतीत होता है, वास्तव में अपने पति को कानून की पूर्ण सीमा से बचाने के लिए डिजाइन किया गया एक परिकलित कदम था। अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सबूतों का खजाना प्रस्तुत किया। घटना की रात को मार्क और करेन के बीच पाठ संदेश यह दर्शाता है कि उन्होंने परिवर्तन से ठीक पहले संवाद किया था। करेन की कार का फोरेंसिक विश्लेषण, जिसने किसी व्यक्ति को हड़ताली के अनुरूप जानबूझकर प्रभाव के निशान दिखाए, और विशेषज्ञों की गवाही जिन्होंने तर्क दिया कि युगल के कार्यों ने मारने के स्पष्ट इरादे का प्रदर्शन किया। अभियोजन पक्ष ने मार्क के प्रारंभिक कबूलनामे पर भी प्रकाश डाला, जिसमें परिवर्तन की उनकी स्वीकृति और हड़ताली क्रिस के संभावित परिणामों के बारे में उनकी जागरूकता पर जोर दिया गया। दूसरी ओर रक्षा ने तर्क दिया कि मार्क और करेन दोनों ने पूर्वनिर्धारित इरादे के बजाय तीव्र भावनात्मक संकट से बाहर काम किया था। उन्होंने मार्क को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जिसने घबराहट के क्षण में नियंत्रण खो दिया था, जिसके लिए उसने जो कुछ भी काम किया था उसे खोने के डर से अभिभूत था। उन्होंने तर्क दिया कि करेन अपने पति के विश्वासघात और हिंसक परिवर्तन को देखने के सदमे से कगार पर पहुंच गई थी। रक्षा ने दावा किया कि करेन की हरकतें एक समन्वित योजना का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि एक महिला द्वारा हताशा का एक सहज कार्य उसकी सीमा से परे धकेल दिया गया था। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ा, जूरी को परस्पर विरोधी आख्यानों के साथ प्रस्तुत किया गया, प्रत्येक अपने आप में सम्मोहक था। अदालत कक्ष तनावपूर्ण था क्योंकि गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाया गया था, जिसमें रेनॉल्ड्स परिवार के मित्र और सहकर्मी शामिल थे, जिन्होंने युगल के चरित्र से बात की थी। साथ ही ऐसे विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने अपराध के समय मार्क और करेन दोनों की मनोवैज्ञानिक स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। 28 अप्रैल 2013 को हफ्तों की गवाही और विचार विमर्श के दिनों के बाद जूरी एक फैसले पर पहुंची। कोर्ट रूम चुप था क्योंकि 4% निर्णय देने के लिए खड़ा था। मार्क रेनॉल्ड्स को अनैच्छिक हत्या और हत्या करने की साजिश का दोषी पाया गया था। जूरी ने निर्धारित किया कि जबकि मार्क ने क्रिस को मारने का इरादा नहीं किया था, उसके कार्यों ने सीधे तौर पर युवक की मौत में योगदान दिया था और कवरअप में उसकी बाद की भागीदारी ने गंभीर दंड दिया। मार्क को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, एक ऐसी सजा जिसने दुखद घटनाओं में अदालत के दोषिता के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया। हालांकि करेन रेनॉल्ड्स को बहुत कठोर भाग्य का सामना करना पड़ा। जूरी ने उसे पहली डिग्री की हत्या का दोषी पाया। यह निष्कर्ष निकाला कि क्रिस को उसकी कार से मारने का उसका निर्णय पूर्वनिर्धारित और गणना की गई थी। अदालत ने उसके कार्यों को जुनून के आवेगी कार्य के बजाय उसके परिवार के लिए खतरे को खत्म करने के एक जानबूझकर प्रयास के हिस्से के रूप में माना। नतीजतन करेन को पैरोल की संभावना के बिना जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा ने मुकदमे को अंतिम रूप देने की भावना लाई, लेकिन इसके मद्देनजर दुर्ख और नुकसान की गहरी भावना भी छोड़ दी। जैकब रेनॉल्ड्स, जो कार्यवाही के दौरान एक मूक उपस्थिति थे, फैसले को पढ़ते हुए अदालत कक्ष में अकेले बैठे थे। उनका एक बार स्थिर जीवन बिखर गया था। उनके माता पिता अब वर्षों का सामना कर रहे हैं, यदि जीवन भर नहीं सलाखों के पीछे। उसकी स्थिति की वास्तविकता ने उसे पूरी ताकत से मारा क्योंकि उसने महसूस किया कि वह जिस परिवार को जानता था वह हमेशा के लिए चला गया था।